हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डज द शेयर प्राइस गो अप एंड डाउन। इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर या फिर नीचे क्यों जाता है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ रीज़न जानने की कोशिश करने वाले हैं। फर्स्ट रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई, सेकेंड रीज़न है कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट, थर्ड रीज़न है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट, फोर्थ रीज़न है इकोनॉमिक कंडीशन, फिफ्थ है इंटरेस्ट रेट, सिक्स रीज़न है FIDI एक्टिविटी, सेवन है इमोशन एंड सेंटिमेंट। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला और बेसिक रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई का। ये जो कंसेप्ट है ना, हर मार्केट पर अप्लाई किया जाता है। स्टॉक मार्केट, राइस मार्केट, सब्जी मार्केट। तो स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन जैसा है जहाँ बायर और सेलर डिसाइड करते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक का प्राइस क्या होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि उस स्टॉक की डायरेक्शन क्या होगी, अपसाइड या फिर डाउनसाइड। अगर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कहा जाता है उस स्टॉक में सेलर कम है, बायर ज़्यादा है, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड कौन क्रिएट करता है? बिग इन्वेस्टर, FIDI म्यूचुअल फंड। अगर किसी भी स्टॉक में ये इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। जब किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं और वो किसी भी लेवल पे बाइंग करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। उसी तरह अगर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो कहा जाता है उस स्टॉक में बायर कम है, सेलर ज़्यादा है, और जिस वजह से उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होता है। और सप्लाई कौन क्रिएट करता है? FIDI म्यूचुअल फंड। अगर ये हेवी सेलिंग करते हैं तो उस वजह से उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है। जब किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाता है ना, और जो लॉन्ग टर्म होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, पैनिक में आकर उस स्टॉक को सेल करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस और कंटिन्यूसली नीचे जाता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रिलायंस का एग्जांपल है। देखिए, ये अगर आपको डेसिमल भी हिलाना होगा ना, अपसाइड या डाउन साइड, तो इसको 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए लगते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। आपको 100 शेयर बाय करना है, ओके। और कुछ लोग होंगे जो उस कंपनी के 50 शेयर सेल करने बैठे हैं। अब मुझे बताओ इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? बायर। तो चांसेस है क्या होगा? चांसेस है इस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बायर ज़्यादा है। उसी तरह अगर इसके बाद इसमें कोई बैड न्यूज़ आ जाती है और सारे लोग बेचने लग जाते हैं, यानी 100 सेलर है और 50 बायर है, तो क्या होगा? चांसेस है उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। तो भाई, मार्केट में प्राइस मूवमेंट का बेस रूल यही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो चांसेस है उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह से है, स्ट्रांग है या फिर वीक है, गुड है या फिर बैड है। देखिए, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो कंपनी छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो वो कंपनी है ना, एवरी ईयर 5 टाइम्स फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करती है। एक एनुअली और 4 है क्वार्टरली। जब आप किसी भी कंपनी के एक शेयर खरीदो या 100 शेयर खरीदो, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। शेयर एक कंपनी का हिस्सा होता है। अगर किसी भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और उसकी सेल्स भी बढ़ रही है और उसका ग्रोथ स्ट्रांग है, यानी ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, तो जो बड़े इन्वेस्टर है ना, इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। लेकिन अगर इस तरह की कंपनी को लॉस होता है, प्रॉफिट कम होता है, उसका मैनेजमेंट वीक लग रहा है, उसकी सेल्स ग्रोथ नीचे जा रही है, तो इस तरह के स्टॉक में जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं ना, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी उसमें सेलिंग करते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होती है और उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इन्फोसिस कंपनी या फिर TCS अपना प्रॉफिट 20% बढ़ता है, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 20% प्रॉफिट ऑफ होना यानी बहुत बड़ी बात है। ये इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात होती है, ये देखकर वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर कंपनी मिस करे एक्सपेक्टेशन, तो उसका शेयर नेक्स्ट डे 5% या फिर 10% उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाता है, क्योंकि
मिस एक्सपेक्टेशन की वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ सारा खेल इंटरेस्ट का ही होता है। और मैंने बताया था सप्लाई और डिमांड किसकी वजह से क्रिएट होती है, बिग इन्वेस्टर की वजह से, एफआईडीआई म्यूचुअल फंड, ना कि रिटेल इन्वेस्टर की वजह से। आपको जब भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके फाइनेंशियल रिजल्ट एवरी क्वार्टर रिजल्ट में देखना होगा, आपको ट्रैक करना होगा कि कंपनी की करंट सिचुएशन कैसी है, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालना चाहिए। तीसरा फैक्टर है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट। देखिए दो तरह की न्यूज़ होती है, एक होती है पॉजिटिव न्यूज़, दूसरी होती है नेगेटिव न्यूज़। तो अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक रिलेटेड तो उस स्टॉक में पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, उस स्टॉक में बुलिश सेंटीमेंट जनरेट होगा। जब बुलिश सेंटीमेंट जनरेट होता है ना, इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में बायर ज़्यादा एक्टिव होंगे, और किसी भी स्टॉक में बायर ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, तो उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। उसी तरह अगर किसी स्टॉक रिलेटेड अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा और उस स्टॉक में बेरिश सेंटीमेंट जनरेट होगा। इसका मतलब है कि जो सेलर है, जो बड़े इन्वेस्टर है, उस स्टॉक में सेलिंग करेंगे, जिस वजह से उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होगी, और सप्लाई क्रिएट होने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा। मान लीजिए रिलायंस जैसी कंपनी, उसने अनाउंसमेंट किया कि उसे बिजनेस एक्सपांड करना है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस तरह का पॉजिटिव न्यूज़ आने की वजह से उस स्टॉक में बुलिश सेंटीमेंट जनरेट होगा, यानी जो बड़े इन्वेस्टर है, और बड़े इन्वेस्टर क्या होते हैं, वो एफ आई डी आई म्यूचुअल फंड इस तरह के लोग होते हैं, तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखते हैं, और इस तरह की न्यूज़ आती है तो वो इस तरह की कंपनी में ना अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, और वो इस तरह की कंपनी में अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि उस कंपनी में वो है ना बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। और जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जब उनको ये पता चलता है कि इसमें इस तरह की न्यूज़ आई है, तो वो भी है ना जिस प्राइस पर स्टॉक मिलता है उस प्राइस पर उस स्टॉक को खरीदते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन मान लीजिए उस स्टॉक रिलेटेड या रिलायंस कंपनी के रिलेटेड इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आती है, सीईओ रिजाइन करने वाला है, या फिर कंपनी पर केस चल रहा है, या फिर जीएसटी फ्रॉड चल रहा है, या इनकम टैक्स की रेट हुई है, या फिर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, तो इस तरह की न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है और ये नेगेटिव इम्पैक्ट करती है उस कंपनी के स्टॉक पर। तो जब इस तरह की न्यूज़ आती है ना तो इन्वेस्टर फियर में आते हैं, और जो बड़े इन्वेस्टर है ना वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिस वजह से उसमें सेलिंग होती है। और जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी क्या करते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं ना, वो भी पैनिक में आकर सेलिंग कर देते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरता है, क्योंकि सप्लाई क्रिएट हो रही है ना, जो बिग इन्वेस्टर आते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जब रिलायंस ने जियो प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो मार्केट में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लोगों ने इस पर अच्छा भरोसा दिखाया, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट हुई और उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर गया। लेकिन जब 2020 में कोविड आया तो हर जगह लॉकडाउन हुआ, उस वजह से सभी कंपनी के स्टॉक गिरे, और सारे कंपनी के शेयर में पैनिक सेलिंग आई। यानी शॉर्ट टर्म में प्राइस का बिगेस्ट ड्राइवर होता है न्यूज़ एंड रूमर्स। तो आपको न्यूज़ और रूमर पर ध्यान देना होता है, और आप हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने कोविड के समय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चूज किया होगा और जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की होगी वो कई गुना आज हो गई होगी। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म का विजन रखना है। फोर्थ रीजन है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन बेसिकली बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, मतलब प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, जॉब कम है या ज़्यादा है, या फिर लोगों के खर्चे, या फिर इन्वेस्टमेंट, इसका ओवरऑल हेल्थ चेकअप होता है। सोच लो कि इकोनॉमी है ना, जो इकोनॉमी किसी भी देश की, वो हमारी ह्यूमन की बॉडी की तरह है। जैसे अगर हमारी बॉडी का हेल्थ अच्छा होगा तो चांसेस है हमारी ग्रोथ होगी, वरना प्रॉब्लम आती रहेगी। उसी तरह किसी भी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो जो बड़े इन्वेस्टर है ना वो स्ट्रांग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर स्ट्रांग इकोनॉमी है हमारे देश की तो जो बड़े इन्वेस्टर है एफआईडी है वो हमारे देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस वजह से हमारे देश के शेयर मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और हमारे देश का शेयर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। उसी तरह अगर हमारे देश का वीक इकोनॉमी है तो जो बड़े इन्वेस्टर है ना वो क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लेंगे, यानी हमारे शेयर मार्केट में सेलिंग करेंगे, जिस वजह से सप्लाई क्रिएट होगी और चांसेस है हमारे देश का शेयर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरेगा। और इस तरह की कंडीशन होती रहती है। और जो बड़े इन्वेस्टर है ना वो हर देश की इकोनॉमी को ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बड़ी अमाउंट होती है।
तो आपको भी इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन को ट्रैक करते रहना चाहिए जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी या फिर वीक इकोनॉमी आइडेंटिफाई करना है, तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा इनकम और ज़्यादा स्टेबल प्राइस। और वीक इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जॉब लॉसेस, कम स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन का बढ़ना, डिफ्लेशन का बढ़ना। तो इस तरह की सिचुएशन जैसी होती है जब वीक इकोनॉमी होना, तो आपको भी सेलिंग करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को किस तरह से मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर है जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि एक देश की टोटल गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू कितनी है, या कम या ज़्यादा है। जितनी जीडीपी अच्छी होगी उतना अच्छा होता है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। अगर जीडीपी ग्रोथ वेरी हाई है तो इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है ऐसा कहा जाता है। और जो बड़े इन्वेस्टर है ना, इस तरह की सिचुएशन को देखकर उन्हें लगता है कि इस देश की कंपनियां ग्रो कर रही है, इसलिए वो शेयर मार्केट या फिर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से हमारे स्टॉक मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। और डिमांड क्रिएट होती है तो आपको पता है क्या होता है, हमारे देश का शेयर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। उसी तरह अगर किसी भी देश की या हमारे देश की जीडीपी गिर रही है तो इकोनॉमी स्लो हो रही है ऐसा कहा जाता है। इस तरह की कंडीशन जब होती है ना, तो जो बड़े इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को निकाल लेते हैं, यानी सेलिंग करते हैं, जिस वजह से हमारे शेयर मार्केट में सप्लाई क्रिएट होती है। और उस वजह से उस देश का शेयर मार्केट या हमारे देश का शेयर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगता है। सेकेंड इंडिकेटर है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट हाई या वीक होना, ये हमारे स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट करता है। अगर गुड है यानी हाई है तो अपसाइड मूवमेंट नहीं करेगा, वो डाउनसाइड मूवमेंट करेगा। अगर वीक है तो चांसेस है वो हमारे देश का शेयर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। इन्फ्लेशन बताता है कि प्राइस कितने बढ़ रहे हैं। मॉडरेट इन्फ्लेशन हेल्दी होता है, लेकिन हाई इन्फ्लेशन लोगों के खर्च करने की ताकत को कम कर देता है। फोर्थ इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों के पास जॉब नहीं, इनकम नहीं, स्पेंडिंग कम नहीं, जो इकोनॉमी को स्लो करता है। इस तरह की कंडीशन आती है तो बड़े इन्वेस्टर सेलिंग करते हैं, जिस वजह से हमारा स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। फोर्थ इंडिकेटर है फिस्कल डिफिशिएट। जब सरकार अपने रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चा करती है तो फिस्कल डिफिशिएट होता है। ज़्यादा डिफिशिएट का मतलब हो सकता है फ्यूचर में टैक्स बर्डन बढ़ना। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। और नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट किस तरह से होता है मैंने आपको पहले ही बताया हूँ। फिफ्थ इंडिकेटर है करंट अकाउंट बैलेंस। यह बताता है कि एक देश कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा और डेफिशिएट मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है या फिर वीक है। और इन इंडिकेटर से ही पता चलता है कि स्टॉक मार्केट आज के दिन ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, क्योंकि ये डाटा कंटिन्यूसली आते रहता है और इस डाटा को आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करना होगा। फिफ्थ रीजन है इंटरेस्ट रेट। चलिए अब समझते हैं इंटरेस्ट रेट का कनेक्शन। इंटरेस्ट रेट बेसिकली वो होता है जहां पर बैंक्स और कंपनीज यानी बिजनेस पैसे उधार लेते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा या कम होता है ना, उसे कंट्रोल करता है आरबीआई। और आरबीआई को ही बैंकों की बैंक भी कहा जाता है। देखिए, जब हमें लोन की जरूरत होती है तो हम लोन बैंक से लेते हैं, ओके। लेकिन जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो है ना आरबीआई से लोन लेती है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाई करेगी तो बैंक को भी इंटरेस्ट रेट हाई करना होगा। उसी तरह किसी भी कंपनी को, रिलायंस हो या छोटी मोटी कंपनी हो, उससे बिजनेस एक्सपांड करना हो तो उसे पैसे की जरूरत होती है। अब पैसे की जरूरत कहाँ से पूरी होगी, वो उसे बैंक से लोन लेना होगा। अब बिजनेस एक्सपांड किया उस कंपनी ने, जब उसे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या ज्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट रेट पे करने में या फिर उस कंपनी का डेब्ट क्लियर करने में चला जाएगा। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इन्वेस्टर को उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होता है। उन्हें लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाएगी। उस वजह से वो इन्वेस्टर उस स्टॉक को सेल करते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाता है। अब इसी तरह से ये एग्जाम्पल को उल्टा करो। मान लीजिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट लो किया, तो अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट
लो करेगी तो बैंक को भी इंटरेस्ट रेट लो करना होगा, यहाँ हाई है सॉरी, लो करना होगा। जब बैंक इंटरेस्ट रेट लो करेगी तो जो कंपनी है या फिर छोटी मोटी कंपनी है, अगर उस कंपनी को बिजनेस एक्सपांड करना होगा तो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो लोन लेकर अपना बिजनेस एक्सपांड करने की कोशिश करेगा, वो भी इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का कुछ ही हिस्सा इंटरेस्ट रेट में जाएगा और वो जल्दी से जल्दी लोन पे कर सकता है और अपना डेब्ट क्लियर कर सकता है और ज्यादातर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा। जब इस तरह की कंडीशन होगी ना तो इन्वेस्टर उसमें ट्रस्ट दिखाते हैं और उन्हें लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तो वो क्या करते हैं, वो उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के लिए कोविड 2020 के बाद जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट लो किया था तो स्टॉक मार्केट ऊपर गया था, कंपनीज के लिए बोरोइंग चीप हो गई थी और उन्हें लोन जल्दी मिल जाता था, जिस वजह से उनका प्रॉफिट इंप्रूव हो जाता था और इन्वेस्टर ने बाइंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इन्वेस्टर को पता चल गया था कि शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक मार्केट गिर गया है लेकिन फ्यूचर में जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है वो कंटिन्यूसली रिकवर करेगी। तो इन्वेस्टर इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस वजह से कंपनी के शेयर कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं। वही जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और आरबीआई रेट इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं, जैसे 2022-23 में आपने देखा होगा मार्केट थोड़ा प्रेशर में था जिस वजह से कुछ स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहे थे। यानी इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट एक सी 100 जैसा रिलेशन शेयर करता है, एक बढ़े तो दूसरा गिरता है। आई होप समझ में आया होगा इंटरेस्ट रेट का कनेक्शन। सिक्स रीजन है एफ आई डी आई एक्टिविटी। अगर आप एक बिगनर हो तो आपने हमेशा एफ आई डी आई एक्टिविटी यानी इनका डाटा ट्रैक करना होगा कि इन्होंने कितनी करोड़ की बाइंग की है, कितनी करोड़ की सेलिंग की है, और ये डाटा आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सीधा गूगल पर सर्च करो एफ आई डी आई एक्टिविटी फॉर एनएससी, तो आपके पास डाटा आ जाएगा। स्टॉक मार्केट में बड़े प्लेयर होते हैं, एफ आई डी आई, एफ आई का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डी आई का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये एफ आई डी आई है ना, ये हजारों करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब ये लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर शेयर में शेयर मार्केट में बाइंग करते हैं तो उस स्टॉक में या शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिस वजह से स्टॉक या शेयर मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस या फिर शेयर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। उसी तरह अगर ये एफ आई डी आई अपना पैसा निकालते हैं तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, जिस वजह से स्टॉक में या शेयर मार्केट में सप्लाई क्रिएट होती है। जब सप्लाई क्रिएट होती है ना तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है और जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर है वो भी किसी भी लेवल पर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, पैनिक में आकर सेलिंग करते हैं, जिस वजह से वो स्टॉक का प्राइस या शेयर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एफ आई एक साथ इंडिया से पैसा निकालने लगता है तो आपने देखा होगा सेंसेक्स या निफ्टी दोनों रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लिया है। और जब एफ आई डी आई कंटिन्यूसली बाइंग करते हैं तो आपने देखा होगा सेंसेक्स या निफ्टी कंटिन्यूसली ग्रीन होती है, यानी कंटिन्यूसली डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से शेयर मार्केट या शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं। तो एफ आई और डी आई की एक्टिविटी मार्केट के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को डिसाइड करती है कि अभी मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर डाउनसाइड जाएगा, इसीलिए हर ट्रेडर इनकी मूवमेंट पे नजर रखते हैं। अब बात करते हैं मार्केट के इनविजिबल फैक्टर की। जो हमारा सातवां रीजन है वो है इमोशन एंड सेंटिमेंट। जब आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना हो या फिर इन्वेस्टिंग करना हो तो सबसे पहले आपको इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन स्टॉक मार्केट नहीं होता है, हमारे इमोशन। यानी हमें स्टॉक मार्केट से लड़ाई लड़नी नहीं होती, हमें खुद से लड़ाई लड़नी होती है। स्टॉक मार्केट में नंबर से ज़्यादा लोगों के इमोशन काम करते हैं। जब उन्हें ग्रीड आता है तो वो लोग है ना बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी खरीदने लगते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है। और मैंने पहले ही बताया किसी भी स्टॉक में अगर बायर ज़्यादा है तो उस स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। उसी तरह अगर किसी को फियर आता है
या इन्वेस्टर को फियर आता है तो पैनिक में आकर सारी होल्डिंग को बेच देता है, जिस वजह से उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होती है। और मैंने पहले ही बताया था सप्लाई कब बढ़ती है, जब किसी भी स्टॉक में बायर से ज़्यादा सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी सेलर ज़्यादा होते हैं, तो उस शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरता है। 2020 के लॉकडाउन में सब स्टॉक गिर गए थे क्योंकि लोगों को फियर आ रहा था, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा वही लोग बाद में प्रॉफिट कमा गए। अगर जिन्होंने भी कोविड में इन्वेस्टमेंट किया होगा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में, आज उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कई गुना हो चुका है। मार्केट में एक रूल याद रखो, प्राइस इमोशन से चलता है, लोगों से या लॉजिक से नहीं। जब इन्वेस्टर अपने इमोशन कंट्रोल करता है, वही लोग लॉन्ग टर्म में विनर बनते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपको ट्रेडिंग करना है तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा और आपके खुद के इमोशन पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ लॉस कंट्रोल करना है, ना कि प्रॉफिट।